हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था लाइव क्लासेस में, कि हम जल्द ही एक प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर हो, यूपी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए हम एक मिला जुला क्वेश्चंस लाएंगे, जिनमें आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, पीजीटी के भी क्वेश्चन होंगे, और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी आपको उसी तरीके के उसी पैटर्न्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, चाहे वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो। ठीक है, इन सब एग्जाम की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें डायरेक्टली आपको वन लाइनर टाइप के आंसर देने पड़ते हैं। तो उसी बिहाफ पर हम वन लाइनर टाइप के आंसर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और उन सबको एक सम्मिलित तरीके से, या कह लें मिले जुले रूप में, हम इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, किसने ऐसा बोला है। ठीक है, तो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात डेविड ईस्टन ने की है, ये सबको पता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी हम व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सारी चीजें नहीं पढ़े हैं। जैसे ही हमारा नेट जेआरएफ वाला सेशन जो चल रहा है उसमें लॉजिक चल रहा है, लॉजिक जैसे ही खत्म होगा वैसे हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एन ऑफिशियल sharing the values is minimum precondition for any society who among the following said that this। डेविड ईस्टन का ये स्टेटमेंट है। डेविड ईस्टन ने कहा कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा करना समाज की क्या है, एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, और बिना मूल्यों के बंटवारे के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा ये बहुत ही जरूरी है, इसको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं डेविड ईस्टन के बारे में। डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित इन्होंने एक लेख लिखा था, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। 1957 में इन्होंने ये लेख लिखा था। इस लेख के अंतर्गत पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत की। ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम की एक फ्रेमवर्क जो इन्होंने दिया। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम के फ्रेमवर्क के बारे में सबसे पहले जो बात की है वो डेविड ईस्टन ने की है। ठीक है, इससे पहले ईस्टन ने अपनी एक फेमस बुक लिखी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो 1953 में आई थी। ये इनकी फेमस बुक है। और एन अप्रोच टू द पॉलिटिकल एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या इनका एक लेख है। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो 1953 में लिखी गई, इसके अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राजनीति का सरोकार किससे है, मूल्यों की आधिकारिक आवंटन से है। ठीक है, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अब डेविड ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली क्या होती है कि किसी समाज के अंदर उन अंतः क्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। संसाधनों का आधिकारिक आवंटन हम जिस संस्था के माध्यम से करते हैं, हम जिन संस्थाओं के माध्यम से समाज में अंतः क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं या संसाधनों का आधिकारिक आवंटन करते हैं, वह प्रणाली क्या कहलाती है, राजनीतिक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। डेविड ईस्टन first outlined the concept of a political system in his article An Approach to the Analysis of Political Life, Political System, 1957, published in the World Politics। ठीक है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पब्लिश हुई थी। Earlier, Easton had made it clear in his famous work Political System and Inquiry into the State of a Political Science that politics is a concern with the अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ अ वैल्यूज। ठीक है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ अ वैल्यूज, इसको इंपॉर्टेंट आप समझना, यही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन
पूछा जाता है। इन ईस्टर्न्स वर्ड political system is the system of interaction within the society through which compulsory or authoritative allocation are made। तो इस तरीके से आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में कंटेंट आपको अवेलेबल होगा मेरे चैनल पर। तो जो बच्चे DSSB या किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि DSSB में जो क्वेश्चन का रेशियो होता है वो आपको 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, बड़े बड़े टाइप 3-3 4-4 5-5 स्टेटमेंट्स इसमें होते हैं, और 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना, 60 और 40 का रेशियो होता है DSSB के एग्जाम में, तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध ही न रह गया हो। ठीक है, तो अब इसमें किसने ऐसा बोला है कि यह एक बेकार प्रयास होगा कि हम अपने तथ्यात्मक ज्ञान को एक अलग मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में रख दें और दूसरी तरफ हम मूल्यों को रख दें। ठीक है, मूल्यों और तथ्यों को अलग करने का विरोध यहां पर कौन कर रहा है? तो रॉबर्ट डहेल कर रहा है। ठीक है, रॉबर्ट डहेल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज फॉर अस टू कीप द फैक्चुअल नॉलेज इन अ स्टील्ड sterilized container on one side and our values on the other side, where they would have no connection with the reality who said this। तो रॉबर्ट डहेल is the correct option। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? व्यवहारवाद का मतलब है विज्ञानवाद, जो तथ्यों पर बल देता है, फैक्चुअल डेटा पर बल देता है, मूल्यों पर नहीं, मूल्यों पर नहीं बल देता ये। ठीक है, तो व्यवहारवाद क्या है? विज्ञानवाद है, प्रत्यक्षवाद है, तार्किक प्रत्यक्षवाद है, इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, बिहेवियरलिज्म इज अ इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है? तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है व्यवहारवाद की विचारधारा से प्रभावित है, या व्यवहारवाद जो है तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। अ सिस्टम लॉजिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन गलत भी होते हैं। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो डेविड ईस्टन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ? डेविड ईस्टन। आपने देखिए, आप क्या करते हैं कि आप तैयारी अपना बहुत अच्छा करते हैं, IR को अच्छा तैयार करते हैं, लेकिन जो चैप्टर है कि राजनीति विज्ञान को किसने कला माना है, किसने विज्ञान माना है, किसने न तो कला न ही विज्ञान, है ना, किसने कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला माना है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट होते हैं इनकी तैयारी आप नहीं करते, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर TGT के एग्जाम में या PGT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं उनका इस तरीके के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो पढ़ना भी नहीं चाहते इस टाइप के स्टेटमेंट को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब नहीं आता तो हम लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप UP PGT की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप GDC की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की अगर बात करें, तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा मानता है कि राज्य की संप्रभुता एकल संप्रभुता है, या एकल संप्रभुता के समर्थक कौन है, बहुल संप्रभुता के समर्थक कौन है ना। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनकी तैयारी भी आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो बढ़ेगा हमेशा। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ जो 1965 में लिखी गई, इसके लेखक डेविड ईस्टन हैं। इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणाओं, अवधारणात्मक संरचना तथा व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के अनुभाविक विश्लेषण का अध्ययन करने को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया है। तो इन्होंने सिद्धांत निर्माण की क्या अवधारणाएं हैं?
और उसको सिद्धांत को व्यवहारिक तरीके से कैसे हम प्रयोग करके समाज की अंतःक्रिया के अनुभवों को कैसे हम जोड़े, समाज की अंतःक्रियाओं के अनुभवों का हम विश्लेषण कैसे करें, इसकी व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत करने का काम जो है डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में किया है। ठीक है, ये बुक याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो डेविड ईस्टन ने किया है। ठीक है, डेविड ईस्टन इज द ऑथर ऑफ A System of Analysis of Political Life 1965. In this book, Easton made a serious attempt to provide the practical framework for a empirical analysis study of the interaction of politics and society using the conceptual structure related to the theory building in a practice. David Easton was the first used to the concept of a system in a study and analysis of a politics. अब अगला क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद से। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद किस किस पर बल देता है? ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्य दोनों को स्वीकार किए गए हैं। जब हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे तब हम चीजों को देखेंगे कि व्यवहारवाद जब डेविड ईस्टन ने दिया व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो व्यवहारवाद के बाद उसने ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उत्तर व्यवहारवाद लाना पड़ा, है ना। बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्यों आया? क्या कमियां थी व्यवहारवाद में जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद को लाना पड़ा? तो उत्तर व्यवहारवाद को हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कमियां थी। तथ्यों पर व्यवहारवाद में ज्यादा बल दिया गया था, मूल्यों को नकारा गया था, है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल डेटा थे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जिनको व्यवहारवाद में स्वीकार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता हुई। और व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने संशोधन करके उत्तर व्यवहारवाद लाया। और उत्तर व्यवहारवाद जो है किस पर बल देता है? तो उपादेयता और कार्य दोनों पर देता है। ठीक है, यूटिलिटी एंड फंक्शन, इन दोनों पर यह बल देता है, ध्यान रखना इस बात को। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रतिपादक डेविड ईस्टन को माना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण 1969 में क्या किया? उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा कर दी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की घोषणा कब की गई, या उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत डेविड ईस्टन ने कब की, किस ईयर में की? तो 1969 में। यह ऐसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवाद के बदले उत्तर व्यवहारवाद क्यों आया? क्योंकि व्यवहारवाद में तथ्यों पर ज्यादा बल दिया गया, व्यवहारवाद में जड़ता थी ज्यादा, दिशाहीनता थी। इस वजह से व्यवहारवाद के बदले में उत्तर व्यवहारवाद का डेविड ईस्टन के द्वारा नारा दिया गया, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद को नव व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता और कार्य दोनों पर बल देता है। ठीक है, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस इसको हम कह सकते हैं। डेविड ईस्टन इज नाउन एज द प्रोपोनेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। डेविड ईस्टन अनाउंस द पोस्ट बिहेवियरलिज्म रेवोल्यूशन इन 1969। ध्यान रखना किस ईयर में इन्होंने अनाउंस किया है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में? तो 1969 में। क्यों किया है? ड्यू टू द फैक्चुअलिटी, ज्यादा फैक्चुअलिटी आ गई थी इसके अंदर, रिजिडिटी आ गई थी इसके अंदर, एंड डायरेक्शन लेस हो गया था ये। इस वजह से बिहेवियरलिज्म की बजाय डेविड ईस्टन ने 1969 में पोस्ट बिहेवियरलिज्म का इन्होंने अनाउंसमेंट किया, विच इज ऑल्सो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को हम किस नाम से और जानते हैं? तो न्यू बिहेवियरलिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एम्फसाइजेस बोथ यूटिलिटी एंड एक्शन, दोनों पर ये बल देता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो रही हूं तो हम डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम मान के चले कि हमारा एग्जाम 4 महीने के बाद होगा, है ना, अगर हम डेली 600 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आने वाले 4 महीनों में हम 2400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लेंगे। ठीक है, तो 2400 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आपने पहले से भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारा प्रैक्टिस आपने पहले भी लगाया होगा, लेकिन हमारे साथ आप 2400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेंगी, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है बकल की है। ठीक है, गिलक्रिस्ट, गार्नर और मेटलैंड ये ऐसे विद्वान हैं जो
राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। ठीक है, when I look the examination question under the heading political science, I feel sorry not for the question but for the heading. Whose definition is this? तो बकल का डेफिनेशन है। बकल ने कहा कि राजनीति विज्ञान कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ठीक है, कलाओं में भी क्या है, सबसे पिछड़ी कला है। ये इनका फेमस स्टेटमेंट है, राजनीति विज्ञान कला नहीं बल्कि कलाओं में भी क्या है, सबसे पिछड़ी कला है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन पॉल जेनेट का है। ठीक है, पॉल जेनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ अ सोशल साइंस which is concerned with the basis of the state and the principle of a government. Who said? Paul Janet is the correct option. अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य क्या क्या स्वरूप, क्या क्या कैसा रहा है, राज्य का स्वरूप क्या क्या रहा है, और इस समय उसका स्वरूप क्या है, कैसा है, और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये सब किसने बोला? ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन गैटेल महोदय का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस टेल्स अस व्हाट फॉर्म्स द स्टेट हैज हैड द पास्ट, व्हाट फॉर्म इट हैज इट एट प्रेजेंट, एंड व्हाट इज द आइडियल फॉर्म शुड बी। हु सेड दिस? तो गैटेल। देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें आप बहुत लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको बस रटना है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उनको आप रट के ही समझ सकते हैं और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कि आप इसको लॉजिक से समझेंगे कि ऐसा क्यों बोला, क्या है, कैसे नहीं है। अगर आप कीवर्ड्स पकड़ लें तो भी समझ सकते हैं, या तो आपके पास रटना एक दूसरा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटलैंड जो है, मेटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। जेलिनेक, ब्राइस और अरस्तु राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंसीडर पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस? तो FW मेटलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेलिनेक, ब्राइस और अरिस्टोटल ये सब क्या मानते हैं? कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, पर मेटलैंड कहता है साइंस नहीं है ये। किसने कहा राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर की बात है, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है? तो मैंने अभी ये जस्ट बताया था आपको कि बकल ने बोला कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर की बात है, यह कलाओं में भी क्या है? सबसे पिछड़ी हुई कला है, ऐसा बकल ने बोला है। हु शेड पॉलिटिक्स इज अ फार फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड एज अ साइंस, इट इज द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ अ आर्ट्स। तो बकल इज द करेक्ट ऑप्शन। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व के लिए बना रहता है? तो ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पर भी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। अकॉर्डिंग टू whom the state comes into existence for the sake of the basic necessities of life and continues to exist for the sake of the best life, तो अरिस्टोटल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य आधुनिक यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, क्या नगर है, क्या सरकार है, क्या कस्बा है, क्या राज्य है? ठीक है, राज्य है। यूनानी नगर राज्य को आज के समय में हम राज्य के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट का? तो स्टेट इसको हम कंसीडर करते हैं स्टेट के रूप में। निम्न उपागमों में से कौन सा एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्यवाही। ठीक है, रेलेवेंस एंड एक्शन, किसके दो महत्वपूर्ण मांगे थी? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है जीडीसी में। जीडीसी का मतलब है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, जो सरकारी कॉलेज होते हैं यूपी के, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है कि कौन सा एक ऐसा उपागम है जो मांग करता है कि प्रासंगिकता और कार्यवाही की।
तो प्रासंगिकता और कार्यवाही की मांग आपने जस्ट ऊपर भी पढ़ा है अभी, उत्तर व्यवहारवाद का ये लक्षण है, तो उत्तर व्यवहारवाद इसकी मांग करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैड टू मेन डिमांड्स, रेलेवेंस एंड एक्शन, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप डेली 20 मिनट या 25 मिनट अपना एक टाइम देंगे, तो अगर आप डेली 20 मिनट 25 मिनट में अगर आप 20 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बुराई की बात नहीं है, आपका स्कोर इससे बूस्ट होगा। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाने की इनकी संभावनाएं बनी रहती है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो यह परिभाषा किसने दी है? लॉसवेल ने दी है। लॉसवेल जो है शक्ति विज्ञान से जुड़े हुए हैं। लॉसवेल के साथ साथ कैटलिन का भी नाम शक्ति विज्ञान के संदर्भ में हम जोड़कर देखते हैं, हैरोल्ड लॉसवेल। ठीक है, पॉलिटिकल वर्क डन इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर इज अ पॉलिटिक्स, द डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द हैरोल्ड लॉसवेल। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। किसने बोला है? ये लॉसवेल का स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें हम शक्ति संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजनीति विज्ञान शक्ति संबंधों का अध्ययन है, तो भी किसका स्टेटमेंट सही होगा? तो हैरोल्ड लॉसवेल का स्टेटमेंट सही होगा। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप होते हैं, जैसे व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध कैसा होना चाहिए, राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लॉसवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध क्या है और राज्य और राज्यों के मध्य परस्पर शक्ति संबंध कैसे होते हैं। तो इस संबंध में हैरोल्ड लॉसवेल का शक्ति संदर्भ का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बहुत ही रेलेवेंट माना जाता है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला वह राजनीतिक कार्य राजनीति कहलाता है। तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है इनका। ये सब स्टार बना लीजिएगा, आप इनको जरूर पढ़ते रहिएगा। Political science is a field of study that studies power relations. Some of the major form of these power relations are power relations between individuals, power relation between individuals and states, and power relation between states. ठीक है, लॉसवेल took this definition in a broad senses. ठीक है, तो जो है इसको लॉसवेल बहुत बड़े संदर्भ में देखते हैं। Political work done by the context of power is a politics. तो ये भी स्टेटमेंट है हैरोल्ड लॉसवेल का। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स ई मेरियम की बुक है। तो चार्ल्स ई मेरियम भी शक्ति के अध्ययन से जुड़ी हुई हैं, शक्ति राजनीति के अध्ययन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आप बात करें ग्राहम बालास की, तो इनकी फेमस बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आर्थर बेंटले की है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जॉन लॉक की पुस्तक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दिक्कत वहां पे आती है, एक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, एक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो डेविड ट्रूमैन की है गवर्नमेंटल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? बेंटले की। ठीक है, द ऑथर ऑफ बुक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो चार्ल्स ई मेरियम की है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। डेविड ईस्टन निम्न में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता, ये शब्द ध्यान रखना, ये कभी कभी मैचिंग के लिए दे देता है कि जेम्स ब्राइस एक तरफ, मैक्स वेबर एक तरफ, हर्बर्ट स्पेंसर एक तरफ, हीगल एक तरफ। जैसे हीगल को दे देगा धरती पर ईश्वर का अवतार, धरती पर ईश्वर का अवतरण, मैचिंग करने के दे दिया। हर्बर्ट स्पेंसर को दे दिया उत्तरजीविता का सिद्धांत। जेम्स ब्राइस को दे दिया तथ्यों की निष्प्रयोजकता। यह अति तथ्यवाद है। ठीक है, और मैक्स वेबर को दे दिया नौकरशाही। ऐसे करके आपको मैचिंग के लिए भी कराने के लिए दे सकता है। तो डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजता का उल्लेख करता है? तो ये तथ्यों की निष्प्रयोजता जो है ये जेम्स ब्राइस से नहीं है, ये
डेविड ईस्टन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जेम्स ब्राइस के संदर्भ में, क्योंकि जेम्स ब्राइस ने अपने अध्ययन में तथ्यों पर ज्यादा बल दिया, तथ्यों की निष्प्रयोजकता पर ज्यादा बल दिया है, इसलिए जो है डेविड ईस्टन इसकी आलोचना करता है जेम्स ब्राइस की। डेविड ईस्टन क्रिटिसाइजेस हु अमंग द फॉलोइंग बाय रेफरिंग द इम्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। तो जेम्स ब्राइस की क्रिटिसाइज है ये, जेम्स ब्राइस की क्रिटिसाइज करता है डेविड ईस्टन। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है? संभव की कला के रूप में किसने की है? तो बिस्मार्क आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है? तो बिस्मार्क आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ अ पॉसिबल? तो बिस्मार्क, जर्मनी से है ये। राजनीति शास्त्र, ठीक है चलिए। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीच बीच स्थित है। तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये जेम्स ब्राइस का स्टेटमेंट है, ठीक है। जेम्स ब्राइस जिसकी आलोचना डेविड ईस्टन ने की थी, सॉरी जेम्स ब्राइस जिसकी आलोचना डेविड ईस्टन, सॉरी हाँ ठीक है, डेविड ईस्टन ने की थी कि तथ्यों की अति या निष्प्रयोजकता के संदर्भ में डेविड ईस्टन ने जेम्स ब्राइस की आलोचना की है। तो ये स्टेटमेंट जो है जेम्स ब्राइस से है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच में क्या है? स्थित हुआ है, अतीत के बीच में है और वर्तमान के बीच बीच बसा हुआ है। तो ये किसने बोला? जेम्स ब्राइस ने। पॉलिटिकल साइंस लाइज बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, हु सेड दिस? तो जेम्स ब्राइस। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध किससे है? लोगों से है, ठीक है। एक का लेना कीमतों से है, एक का संबंध कीमतों से है, तो दूसरे का संबंध किससे है? मूल्य से है। तो ये कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट का ही कथन है, गिलक्राइस्ट। इकोनॉमिक्स इज द कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न विद द कमोडिटीज एंड पॉलिटिक्स विद द पीपल, द वन हैज टू डू विद प्राइसेस एंड अदर विद द वैल्यूज। तो किसने बोला है ऐसा? आर एन गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो पॉल जेनेट ने दी है। देखो इसमें मैं आपको कोई इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि भाई देखो डेफिनेशन जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई भी टीचर, कोई भी ट्रिक, कोई भी लॉजिक नहीं बता सकता कि ये परिभाषा इसने दी है, ये परिभाषा इसने दी है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा सा मतलब है। आप एक पेज पर लिखिए, इसको रट लीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। इसका एक ही लॉजिक है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना बार बार रिवीजन करेंगे, ये डेफिनेशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हु गेव द डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ अ सोशल साइंस विच डिस्कसेस द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नेंस। तो किसने बोला? पॉल जेनेट ने ऐसा बोला है। इस हिसाब से आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अगले 20 क्वेश्चन में हम फिर से मिलेंगे और आप लोगों का रिस्पांस देखेंगे कितना बेहतर रिस्पांस है। अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी कुछ वीडियोस भी अभी हम इस पर ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कैसा इस पर रिस्पांस आता है आप लोगों का, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज इस टेस्ट सीरीज को बंद कर दिया जाएगा और नेट जेआरएफ वाली टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। और नेट जेआरएफ का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जो कोर्स चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बल्कि उसी के बदले में हम फिर 2 चीज़ें और स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी स्टार्ट कर देंगे। एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर उसका, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे हम, हो सकेगा तो। अदरवाइज अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आएगी तो चीज़ों को हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइबर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।